एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट करें। 14 लेक्चर्स हैं जिसमें हमने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट किया था। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है जी, स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, डिफेक्ट्स एंड देयर रूट कॉजेज़। कौन कौन से डिफेक्ट्स और उनके कॉजेज़ क्या क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर छोटा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 लेक्चर्स के अंदर ही शायद ख़त्म हो जाएगा, देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में एन आइडियल स्ट्रक्चर इज़ द नेट रिजल्ट ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ सो मैनी आइडियल कंडीशन सच एज द डिज़ाइन, मटीरियल्स, वर्कमैनशिप, सुपरविजन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस एटसेट्रा। एक आइडियल स्ट्रक्चर क्या है? नेट रिजल्ट है किसका? कम्बिनेशन ऑफ सो मैनी आइडियल कंडीशंस। बहुत सारी आइडियल कंडीशन होंगी तब जाके एक आइडियल स्ट्रक्चर बनेगा, और आइडियल स्ट्रक्चर बनाना इतना आसान नहीं है और ना होता है। ठीक है, सच डिज़ाइन, अगर आपका डिज़ाइन अच्छा है तो स्ट्रक्चर अच्छा होगा। मटेरियल अच्छा इस्तेमाल किया जाए, वर्कमैनशिप, लेबर, और ये सारी चीज़ें मिलना आसान है क्या? डिज़ाइन भी अच्छा हो जाए, मटेरियल भी अच्छा हो जाए, वर्कमैनशिप भी अच्छी हो, सुपरविजन भी अच्छी हो, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी अच्छी हो। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल दीज आइडल कंडीशंस वेरी रेयरली एग्जिस्ट। लेकिन एक्चुअल में नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती। आपके पास मटेरियल अच्छा है तो शायद उसको लगाने वाला अच्छा आदमी ना मिले आपको। डिज़ाइन, अगर ये दोनों भी होंगे तो शायद डिज़ाइन अच्छा नहीं है, और डिज़ाइन अच्छा होगा, सुपरवाइज़र अच्छा ना हो, सुपरवाइज़र अच्छा ना हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन, बारिश आ जाए, कई और सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है भैया, सीमेंट के अंदर या सरिये के अंदर, सीमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शंस आपको पता है वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तो ये बहुत अफेक्ट करती है। मटेरियल जितना मर्जी अच्छा लगाओ, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, आइडल कंडीशंस हैं, उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। एनी स्लाइट डेविएशन इन एनी ऑफ दीज पैरामीटर कॉजेज डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर। अगर इनमें से, इन पैरामीटर्स में, जो ऊपर बताए हुए पैरामीटर, इनमें किसी भी पैरामीटर में छोटी सी भी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है जी? आपके स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। हैंस डिफेक्ट्स आर इनएविटेबल इन द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में अवॉइड नहीं किया जा सकता डिफेक्ट्स को, डिफेक्ट्स आते ही आते हैं। सम डिफेक्ट्स आर द नेचुरल consequences of the aging and the normal use, but many premature defects can be attributed to a lack of the proper skill and care during the construction and the maintenance. चलिए बात करते हैं डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग। डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग। डेफिनेशन है भैया डिफेक्ट की, डिफेक्ट इन द बिल्डिंग में बी डिफाइंड एज एनी फॉल्ट, किसी भी तरह का फॉल्ट, deficiency or the imperfection in a building component which adversely affects its functional performance and the appearance. Defects in the building may be defined as any fault, किसी तरह का कोई fault, deficiency या imperfection, fault आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, डेफिशिएंसी किसी तरह की कमी आ जाती है, या इम्परफेक्शन है, उसमें परफेक्ट नहीं है। इन एनी बिल्डिंग कंपोनेंट, किसी भी बिल्डिंग कंपोनेंट पार्ट में, बीम हो सकता है, कॉलम हो सकता है, स्लैब हो सकती है, कोई भी बिल्डिंग कंपोनेंट विच एडवर्सली अफेक्ट्स इट्स फंक्शन परफॉर्मेंस, फंक्शनल परफॉर्मेंस, जो बिल्डिंग की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। बिल्डिंग की परफॉर्मेंस क्या है भैया? सर्विस नहीं दे पा रहा वो, फंक्शनल परफॉर्मेंस एंड द अपीयरेंस, और अपीयरेंस देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसी को हम डिफेक्ट कहते हैं। इन न्यू बिल्डिंग डिफेक्ट्स में अकर ड्यू टू द यूज ऑफ द इंफीरियर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अगर नई बिल्डिंग है तो उसमें तो इंफीरियर कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपने इस्तेमाल किया हो सकता है। पुअर वर्कमैनशिप है, लैक ऑफ सुपरविजन, सुपरवाइज अच्छे से नहीं किया हुआ, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द वेदर और द इन्वायरमेंट, जो ऊपर पैरामीटर पड़े हैं उन्हीं के बारे में। द इन द ओल्ड बिल्डिंग डिफेक्ट्स में डेवलप ड्यू टू द लैक ऑफ द मेंटेनेंस एंड द डिटियोरेशन ऑफ द मटेरियल विद द एजिंग। आपको पता है समय के साथ मेंटेनेंस करवानी पड़ती है स्ट्रक्चर की। अगर स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हुई और डिटियोरेशन हो रही है मटेरियल्स की विद एजिंग, उम्र के साथ साथ जैसे जैसे घर पुराना होता जाएगा, आपके मटेरियल जो है, मटेरियल डिटियोरेट करता जाएगा, तो उसकी मेंटेनेंस करवाना ज़रूरी है। ठीक है जी। 4.3 इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ द डिफेक्ट्स, और वाई एनालिसिस ऑफ डिफेक्ट्स इज मस्ट। क्यों डिफेक्ट्स को एनालाइज करना ज़रूरी है? डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग आर अनडिजायरेबल, हमें नहीं चाहिए वो। डेवलपमेंट्स विच में अकर
ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द बिल्डिंग विद एजिंग। डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं आर अनडिज़ायरेबल, नहीं चाहिए, ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो नहीं चाहिए। और ये समय के साथ हर स्टेज पे आपको पूरी ज़िंदगी में जो बिल्डिंग की पूरी ज़िंदगी में डिफेक्ट्स आपको दिखते रहेंगे विद एजिंग। थ्रू डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग कैन नॉट बी इंटायरली अवॉइडेड। वैसे तो हम डिफेक्ट्स को पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, येट दे कैन बी चेकड कंट्रोल्ड फ्रॉम टेकिंग द शेप ऑफ अ मेजर प्रॉब्लम। ताकि कल को एक बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, हम उसको समय समय पर चेक करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, कोरेक्शन की जा सकती है उसकी समय पे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंट कर लो समय पे ताकि बाद में उसको रिप्लेस ना करना पड़े। रिप्लेसमेंट में ज़्यादा खर्चा आता है, पता है आपको। समय पे अगर हम उसको ठीक कर देंगे थोड़े पैसों में हो जाएगा। अगर आप उसको अवॉइड करते जा रहे हो तो कल को वो मेजर प्रॉब्लम बन सकती है और उसमें ज़्यादा खर्चा आ सकता है। हो सकता है आपको पूरे स्ट्रक्चर का वो पार्ट रिप्लेस ही करना पड़ जाए। मोर ओवर मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग आर अर्ली साइंस ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर। और मोर ओवर बहुत सारे डिफेक्ट्स ऐसे हैं बिल्डिंग के अंदर जो आपको एक वार्निंग साइन दे रहे हैं कि कल को बिल्डिंग फेल हो सकती है। माइनर डिफेक्ट्स इफ़ लेफ्ट अनअटेंडेड। अगर माइनर डिफेक्ट, छोटे छोटे डिफेक्ट्स जो हैं उसको अगर हम छोड़ दें अनअटेंडेड, बिना अटेंड किए, में लीड टू द मेजर वंस एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द स्ट्रक्चर फेलियर। और हो सकता है अल्टीमेटली आपका स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाए। हैंस इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थारोली इन्वेस्टिगेट अ डिफेक्ट इन द बिल्डिंग। तो कह रहा है हैंस इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। टू थारोली इन्वेस्टिगेट करिए बिल्डिंग के अंदर डिफेक्ट, टू फाइंड आउट इट्स रूट कॉजेज, उसके रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए, एंड सुजेस्ट सूटेबल मेजर्स टू रेक्टिफाई इट बिफोर डिफेक्ट एज्यूम्स अलार्मिंग प्रपोर्शंस। चलिए जी, टाइमली एनालिसिस ऑफ द डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग इज़ हेल्पफुल। अगर आप समय के हिसाब से बिल्डिंग के जो डिफेक्ट्स हैं उसको एनालाइज कर लेते हैं, समय पे कर लेते हैं, इज़ हेल्पफुल, बहुत मददगार है इन द लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए, फॉर द फ्यूचर कंस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से ये आपको मदद करता है। नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट ड्यू टू द यूज ऑफ द पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड देयर परफॉर्मेंस इन द डिफरेंट सिचुएशन विल हेल्प द इंजीनियर टू सेलेक्ट द प्रॉपर मटेरियल इन द फ्यूचर कंस्ट्रक्शन। अगर आपको पता लग जाता है कि इस मटेरियल से ये डिफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं तो इंजीनियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वो कंस्ट्रक्शन करेगा तो उन मटेरियल्स का इस्तेमाल तो नहीं करेगा। पता लगा भैया कहाँ से लगाई थी ईंट, ये उस भट्ठे से लाई थी, अब नहीं लाएंगे क्योंकि इसकी ईंट जो है ये ख़राब है, कल को परफॉर्मेंस ख़राब दे रही है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा जी, ये वाली कंपनी का सीमेंट लगाया था, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अगर यहाँ से रेत भर के लाई थी, रेत अच्छी नहीं है, तो इस पर हम ध्यान रख सकते हैं। आने वाली कंस्ट्रक्शन जो भी हमारे आने वाले जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो हमारा सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्ट करेगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस विच हैव कॉज्ड डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी अंडरस्टूड एंड अवॉइडेड इन द फ्यूचर टू एंश्योर डिफेक्ट फ्री कंस्ट्रक्शन। The construction practice which have caused defects in the building structure, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस जो कॉज कर रही है डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड होनी चाहिए, एंड अवॉइडेड, और अवॉइड करनी है इन द फ्यूचर टू एंश्योर डिफेक्ट फ्री कंस्ट्रक्शन। डिफेक्ट फ्री कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए, एंश्योर करने के लिए, सॉरी। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस किस तरीके से आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। विच हैव कॉज डिफेक्ट्स, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की वजह से डिफेक्ट पैदा हो रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, तो आपको समझना है कि इस तरीके से हमें नहीं काम करना है, काम करने का तरीका बदल दीजिए ताकि डिफेक्ट्स ना पैदा हों। नॉलेज एक्सपीरियंस अबाउट द रिपेयर मटेरियल एंड द मेथड अडॉप्टेड टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स will impart confidence for timely repair of the defects of the same nature in the future. Knowledge और experience about repair materials, repair materials की knowledge या experience जो है, and method adopted to rectify, और जो method हम adopt कर रहे हैं rectify करने के लिए defects, will impart confidence, वो confidence पैदा कर देता है for timely repairs of the defects of the same nature in the future। ठीक है जी, knowledge और experience अगर हमारे पास है मटेरियल को रिपेयर करने का और मेथड पता है हमको, ठीक है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, विल इम्पार्ट कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है कि टाइमली जो रिपेयर है डिफेक्ट का वो किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर। दिस विल हेल्प टू पुट स्ट्रक्चर इनटू अफेक्टिव यूज़, ये मदद करता है स्ट्रक्चर को अफेक्टिव यूज़ करने के लिए, एंड
एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। सम टिपिकल डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर कुछ टिपिकल डिफेक्ट्स हैं। सम टिपिकल डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग में बी आउट ऑफ द फॉलोइंग। इरेगुलर फिनिश होती है, फिनिशिंग अच्छे से नहीं हुई है। लैक ऑफ द प्लॉम्ब, दैट इज लैक ऑफ द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द, ये तो देखो फिनिशिंग अच्छे से नहीं हुई। फिनिशिंग तो आपको सामने दिखती है कि यार इसकी फिनिशिंग तो अच्छे से नहीं हुई। कई बार आप देखते हो कि कॉलम सीधा ही नहीं होता, कॉलम बिल्कुल टेढ़ा सा आ रहा है। मतलब प्लम बॉब के साथ अगर आप उसको, वो जो प्लम बॉब होता है जो एक थ्रेड सा होता है उसके नीचे वो लट्टू सा लटक रहा होता है, उसके साथ अगर आप देखते हो तो वर्टिकल नहीं है आपका, ठीक है। वही चीज़ बता रहा है, वर्टिकल साइट इन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द ब्रिक जॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ द श्रिंकेज क्रैक, श्रिंकेज क्रैक डेवलप हो जाते हैं जी, क्रैक्स सामने दिखने लग पड़ते हैं, उसके अंदर श्रिंकेज क्रैक आ रहे हैं। सेटलमेंट ऑफ द वॉल्स और द फ्लोर्स, सेटलमेंट ऑफ द वॉल, वॉल बैठ जाती है, फ्लोर्स बैठ जाते हैं नीचे। क्रैक्स ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द मैग्नीट्यूड, दैट इज हेयर क्रैक्स, मैप क्रैक्स, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और द डायगोनल क्रैक्स एटसेट्रा। पीलिंग आउट ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर का पील आउट हो जाना, अलग होते जाना, प्लास्टर उखड़ने लग पड़ता है, पपड़ी बनने लग पड़ती है। डैमेज पॉइंटिंग, पॉइंटिंग डैमेज हो जाना। स्पेलिंग, स्पेलिंग मतलब फॉल ऑफ द चंक्स ऑफ द मैसनरी, मैसनरी के चंक्स गिरते जाना, कंक्रीट का गिरना नीचे, दैट इज द स्पेलिंग। एक्सपोजर ऑफ द रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट सरिया सामने आपको दिखने लग पड़ता है, रीइंफोर्स एक्सपोजर हो रहा है उसका जी। डैम्पनेस, सिलन आ रही है उसके अंदर, लीकेज हो रही है थ्रू द रूफ्स, फ्लोर्स, वॉल्स एटसेट्रा, सिलन आ रही है उसके अंदर। ये तो कॉमन सा है सबके घरों में, सिलन आपको फॉल्टी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले सिलन ही दिखने लगती है। डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ बैठ रहा है, बेंड हो रहा है, झुकाव हो रहा है, फ्लोर का हमारे फ्लोर्स या रूफ्स इनका डिफ्लेक्ट हो जाना, नीचे की तरफ बेंडिंग हो जाना उसकी। रस्टिंग ऑफ द आयरन, आयरन को जंग लग जाना या मटीरियल फिटिंग्स। स्टेनिंग एंड डिसफिगरिंग ऑफ द वॉल्स, वॉल्स कट्स डिसफिगर हो जाना। पेंट्स बाय द एफ्लोरिसेंस, एफ्लोरिसेंस क्या होता है? एफ्लोरिसेंस होता है जब पानी आ जाता है ना, सीलन आ जाती है तो नमक जो होता है इसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो वाइट वाइट पैचेस, आप वाइट वाइट पार्ट आपको दिखने लग पड़ता है दीवारों के ऊपर, इसी को हम कहते हैं एफ्लोरिसेंस। यानी नमक जो है उसके अंदर सॉल्ट जो प्रेजेंट है वो पानी के साथ बाहर आ जाता है सरफेस के ऊपर, इसी को हम एफ्लोरिसेंस कहते हैं। तो ये कह रहा है डिसफिगर हो जाना, पेंट अलग हो जाता है एफ्लोरिसेंस की वजह से, दीवार के ऊपर लगा हुआ पेंट उखड़ जाता है। लीकेज थ्रू द वेरियस फिटिंग, लीकेज थ्रू वेरियस फिटिंग्स, लीकेज थ्रू वेरियस फिटिंग, वेरियस फिटिंग जो पाइपें आपने लगाई हैं, पाइपों के जहाँ जहाँ जॉइंट आते हैं वहाँ से पानी लीक हो रहा होता है, कॉमन है, देखा हुआ है हमने। ग्रोथ ऑफ द वीड्स, वीड्स की ग्रोथ हो जाना, देखा बिल्डिंग के अंदर वो पीपल के छोटे छोटे पीपल है पता नहीं क्या, वो पौधा सा निकलना शुरू हो जाता है तो उसको वीड्स कहते हैं। अनवांटेड प्लांट जिसकी हमें नहीं चाहिए, वो देखो पैरापिट के ऊपर, हमारे घर के छत के ऊपर वो प्लांट्स उगने लग पड़ते हैं साइड पे, और उसके रूट्स जो हैं वो अंदर उसके वो बनाने लग पड़ते हैं, कैविटीज़ बनाने लग पड़ते हैं, इसलिए उसको जैसे देखा ख़त्म कर दो उसको, ठीक है जी। ये हमारे कुछ कॉजेज़ हैं जो सामने, ये कुछ हमारे डिफेक्ट्स हैं जो दिखते हैं, सम टिपिकल डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं मेन कॉजेज़ ऑफ द डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर मेन कॉजेज़ क्या हैं, मेन कॉजेज ऑफ द डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के मेन कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से हमारी बिल्डिंग जो है ये फेल होती है, इसको हम अगले टॉपिक में कवर करते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि अगला टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 ही लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।